ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी गुप्ता, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारियों के बारे में आज हमें बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लो बैक पेन काफ़ी देखने में आ रहा है और शियाटिका बीमारी होती है जिससे बैक पेन जोड़ों तक पहुंच जाता है। क्या है ये शियाटिका और लो बैक पेन काफ़ी देखने में मिल रहा है न्यू जनरेशन में, किस वजह से हो रहा है? हाँ, आपने सही कहा कि आजकल बैक पेन का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है न्यू जनरेशन में, जिनको स्पेशली जो यंग पर्सन जो काफ़ी टाइम तक उनको सिटिंग का काम करना पड़ता, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता, तो उसकी वजह से इनकी मसल्स जो हैं, ये जैसे स्पाइन अपना जो है, इसमें मैंने जैसे ये वर्टिब्रल बॉडी हो गई, ये इसका नर्व्स हो गया, और ये इसकी मसल्स जो लाल लाल दिख रही है मसल्स हो गई, और ये लिगामेंट्स हो गए। ये इसके अलावा काफ़ी सारे होते हैं, ये मैंने ब्रॉडली बताया आपको। तो ये मसल्स जो बैठे बैठे क्या फटीक हो जाती हैं। जैसे अब आपने सुना होगा कि कोई आपका भी कोई रिश्तेदार यंग होगा जो उसने काम कर रहा है और कंप्यूटर पे काफ़ी 10-10, 12-12 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ता है, तो उसकी मसल्स इससे फटीक हो जाती हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉज तो एक फटीक, और उसके बाद वो उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथ नहीं देते। एक तो ये कारण है। एक दूसरा कारण जो है कि जैसे इन वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में एक जो सफ़ेद जो दिख रही है वो जिसको डिस्क बोलते हैं जी, जिसको हम कहते हैं डिस्क प्रोलेप्स। तो ये क्या है कि ये एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है और ये ही मूवमेंट देती है किसी स्पाइन को। इसी के ऊपर ये जब ये अपन कमर मोड़ के नीचे झुक पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे टुकड़ों में होता है और बीच बीच में ये जो रेजिलियंस पार्ट जो होता है डिस्क, वो होता है। तो ये बार बार अपन अगर काउंट करें तो मिलियंस ऑफ टाइम अपन दिन भर में इसका मूवमेंट हो जाता है। तो ये कई बार इसका भी वियर एंड टियर हो जाता है। तो ये फट कर अगर ये पीछे की तरफ जो ये कैनाल दिख रही है, इस कैनाल के अंदर ये फट के अंदर आ जाती है, तो ये इस नर्व्स जो दिख रही हैं इनको दबा देती है। इनको नर्व दबाने की वजह से अब ये नीचे पाँव में पाँव चलता है, जिसको हम शियाटिका, रिंगलबा या कुछ भी कई तरह के शब्द हैं वो कहते हैं। ये हमें पता होता है कि कौन, जैसे एक आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन आ रहा है पावर हाउस से, आपको पता है यहाँ से यहाँ लाइन आई, यहाँ से यहाँ लाइन है, यहाँ से लाइन है। इसी तरह हमें पता है कि ये नर्व कौन से हिस्से को सप्लाई करती है और इसका अगर इंजरी हुई या प्रेशर हुआ तो कहाँ इफ़ेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा लेवल पे कौन सी नर्व को प्रेस कर रही है जी। इसका भी इलाज जो है कि मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ पेशेंट को में ठीक हो जाता है कि कुछ दिन रेस्ट और उस फॉलोड बाय एक्सरसाइजेज, और कुछ हम उसको बैक केयर की हिदायत दे देते हैं कि भाई झुक के काम नहीं, वजन नहीं उठाना, इस तरह की कुछ हिदायत दे देते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक 90-95% में ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी जब वो डिस्क काफ़ी बड़ी होती है और तो इसका जो स्पेस जो है ना, बिल्कुल जैसे आप समझ लो जैसे आपने एक शर्ट पहन रखी है, आपके 16 इंच की शर्ट आती है, उसके ऊपर टाई लगा रखी है, आप कंफर्ट क्योंकि आपकी ये साइज़ ठीक है, आपको इसी में आपको करीब 8 इंच का कॉलर में आपको बांध के टाई लगा दें तो क्या आपका दम घुटेगा। इसी तरह से ये क्या, जब ये फट के अंदर आ जाती है ना, तो इसका एरिया कम हो जाता तो इस नस का दम घुटने लगता है, तो उसकी वजह से शियाटिका और दर्द बहुत सीवियर पेन हो जाता है, तो कई बार उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है जी। तो एक तो मैंने बता दिया फ्रैक्चर केस, दूसरा ये डिस्क और शियाटिका का बता दिया, और कई बार इसमें जो कोई अगर ट्यूमर होगा, कोई यहाँ हड्डी की भी गांठ हो सकती है, नस की गांठ हो सकती है, उसके कारण भी पेन और शियाटिका हो जाएगा जी। आपने डॉक्टर साहब ट्यूमर की बात कही, अभी हड्डियों में कैंसर भी कई बार देखने को मिलता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है कैंसर? हड्डियों में भी ट्यूमर है। कुछ तो एक यंग एज में जो कॉमनली मिलता है, जिसे हम ऑस्टियोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा कहते हैं, जो यंग एज में और एडोलेसेंट एज ग्रुप में मिलता है। तो
और फिर एक लेट एज ग्रुप में मिलता, वो जो होता है कि कहीं और दूसरी जगह से वो ट्यूमर का सेल जाके हड्डी में स्थापित हो जाता है, जिसको हम सेकेंडरीज बोलते हैं। तो दो ब्रॉड ग्रुप अपन कह सकते हैं। तो प्राइमरी का ट्यूमर भी अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो उसको हम पूरे पार्ट को निकाल के आर्टिफिशियल जॉइंट लगा देते हैं, या कोई इलिज़ारो की टेक्निक से अगर मान लो बीच का पार्ट गया तो उसको निकाल के और बीच के पार्ट को का लेंथ करके, इलिज़ारो के बारे में आपने सुना होगा, उससे हड्डी बढ़ा के उसको सही कर सकते हैं। और इसी तरह से जब सेकेंडरी होती है वो डिपेंड करता है वो कहाँ से आई है, उसके हिसाब से इलाज होता है। उसको निकाल कर उसको ज़रूरत पड़ती है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी स्थिति के अनुसार उसको ट्रीट किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, हड्डी घिसना किसे कहते हैं? हड्डी घिसना मैं कहूँगा जोड़ घिसना अपन कह दें कि जोड़ घिसना। जैसे आप समझो कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, तो गाड़ी चला रहे हो तो उसका टायर घिसेगा, ये तो आप सबको पता है। इसी तरह से अपने जोड़ जो हैं, घुटने के जोड़, कूल्हे के जोड़, जिस पे वजन पड़ता है और अपन कंटिन्यूस दिन रात चलते हैं, और तो वो भी उनकी भी घिसावट आने लग जाती है। ये घिसावट किसी में ज़्यादा आती है, किसी में कम आती है। ये डिपेंड करता है, कुछ हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा उसकी पाँव की बनावट पे डिपेंड करता है। अगर बनावट में थोड़ा एंगल ज़्यादा है अंदर की तरफ घुटने में, तो अंदर की हड्डी, जैसे अपन टायर को जब चेक कराते हैं और उसको भी चेंज करते हैं, टायर एक तरफ से ज़्यादा घिस जाता है तो अपन उसको अलाइनमेंट करा के एक दूसरी तरह से चेंज करते हैं। इसी तरह से अपने को क्या है कि जब अगर अंदर बेंड होता है तो अंदर का ज़्यादा घिसने लग जाता है जी। तो अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो हम उसका अलाइनमेंट सही करके ऑपरेशन करके उसका अलाइनमेंट सही करते हैं, तो इससे उधर का प्रेशर कम पड़े और टायर मतलब उसका जॉइंट कम घिसे। इसी तरह से अगर ये जॉइंट ज़्यादा घिस गया, उम्र भी काफ़ी हो गई, तो उस स्टेज में हम फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक रास्ता भी होता है, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल है और काफ़ी किया जाता है जी। सर, ये गठिया बाई क्या है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है? गठिया बाई एक जोड़ों की बीमारी है, हाँ, और ये भी काफ़ी कॉमन पाई गई है। हालांकि ये ठंडे मुल्कों में ज़्यादा है, लेकिन अपने मुल्क में भी काफ़ी है। तो इसमें क्या है कि स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड जो है, जो उसमें सुबह सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्टिफ हो गए, सूजन आ गई और जॉइंट का पूरा मूवमेंट नहीं होता, तो ये इसको गठिया बाई कहते हैं। इसके साथ साथ गठिया बाई स्पाइन को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे गर्दन के स्पाइन को है, बैक को लोअर बैक के स्पाइन को, उनको भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको यही है कि इसका इलाज जल्दी हो तो ठीक रहता। आजकल पहले ये था कि बहुत हल्की दवाई से इलाज करके फिर तेज़ दवाएं दिया करते थे। इसमें आजकल जिसको हम रिवर्स पिरामिड कहते हैं, पहले कहते हैं इसको काफ़ी अटैक करो कितने स्ट्रॉन्गली जी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाई देके उसको अटैक करते हैं, जो कि जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाए। और इससे और उसके साथ साथ उसको फिजियोथेरेपी और ये भी करवाते रहते हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में रुक जाती है तो फिर आगे जो जॉइंट का ख़राब होना और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना वो रुक जाता है। अगर नहीं रुकता और चलता रहता, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बनती है, तो फिर हमें फिर वही जो है आर्टिफिशियल जॉइंट लगाना पड़ता, क्योंकि एक नेचुरल जॉइंट भगवान का दिया नेचुरल जॉइंट है, आर्टिफिशियल जॉइंट एक आर्टिफिशियल है। सर, ये एक बीमारी और देखने को मिल रही है, बादल जब होते हैं या ठंडा मौसम होता है तो जोड़ों में, घुटनों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। किस वजह से होता है? हाँ, ये जो हड्डियों ठंड की वजह से और बारिश की वजह से, आपने सही कहा कि ये जॉइंट्स में और मसल्स में पेन शुरू होने लगता है जी। अब अगर किसी को बहुत अर्ली स्टेज है आर्थराइटिस की, अगर जैसे गठिया में ठंड में ज़्यादा होगा, इवन अगर आर्थराइटिस अर्ली आर्थराइटिस है तो उसमें भी क्या है कि अर्ली आर्थराइटिस है तो उसमें जैसे आप खुद देखोगे कि अगर आप
कुछ दौड़ लगा के आपके कहीं भी दर्द है, थोड़ा सा दौड़ लगा के लगाओगे, बॉडी वार्म हो जाएगी तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। जब आप दौड़ नहीं लगाओगे, ठंडा रहोगे तो दर्द होगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। और ये ठंड में ज़्यादा, जब भी हम कहते हैं कि जहाँ जोड़ जिसको दर्द कर रहा है उसको किसी चीज़ से कवर करके रखें, वार्म ब्लैंकेट से या किसी से, जिससे कि वो दर्द कम हो। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आजकल न्यू जनरेशन को काफ़ी कुछ अपना टाइम कंप्यूटर पे बिताना पड़ता है, जिस वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। तो क्या करें न्यू जनरेशन लोग, क्या करें ताकि इस पेन से बचा जा सके? उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। देखो, काम तो अपना जॉब है, वो तो कितना करना पड़ेगा। इसके अलावा अपन को कुछ टाइम निकाल के कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ न कुछ जैसे आउटडोर एक्सरसाइजेज हैं, कुछ प्ले जो उनको कुछ पसंद हो तो वो खेलें, नहीं तो सुबह दौड़ लगा लें, वॉकिंग कर लें, साइकिलिंग कर लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बीच में भी अगर काम में जैसे लंच ब्रेक हुआ या कुछ समय मिला, उस समय गॉसिप नहीं करके थोड़ी सी अपनी मसल्स की एक्सरसाइज कर दें, वो अक्सर हम बता देते हैं, वो करें तो उससे काफ़ी ठीक होता है। दूसरा, एक खान पान का ध्यान रखें। एक जो फास्ट फूड और ये की वजह से भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं पहुंचता, तो एक प्रॉपर आपका बैलेंस डाइट और खान पान का बड़ा ध्यान रखें। और जितना समय हो कि टाइम से आप सोने का, उठने का टाइम भी एक रखोगे तो उससे भी काफ़ी ठीक रहेगा। तो ये सब आपको लाइफ को थोड़े नियमित करनी पड़ेगी। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए। ये हैं डॉक्टर SP गुप्ता, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया हमें हड्डियों से संबंधित बीमारियों के बारे में, उनके समाधान के बारे में। डॉक्टर साहब ने कहा खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए और थोड़ा समय निकाल कर, क्योंकि काम ज़रूरी है, काम के साथ साथ शरीर की सेहत भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर व्यायाम ज़रूर करें, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। मेडिटॉक्स में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नई बीमारी के समाधान के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SP गुप्ता, जो कि SMS हॉस्पिटल से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब अभी महात्मा गांधी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे हड्डियों के रोगों के बारे में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ऑर्थोपेडिक्स के प्रोफेसर हैं आप। किस तरह की बीमारियां इस वक्त ज़्यादा देखने को मिल रही हैं इसमें? देखो, ऑर्थोपेडिक्स की में बहुत बड़ा फील्ड है जी। इसमें एक तो फ्रैक्चर, जो आजकल मोटर व्हीकल काफ़ी बढ़ गए, हाईवेज अच्छे स्पीड वाले हो गए, काफ़ी कारें भी जो अच्छी डिज़ाइन की और हाई स्पीड वाली आ गई, तो एक्सीडेंट की थोड़ा डिसिप्लिन अपना कुछ कम है ट्रैफिक ड्राइविंग का, तो इसकी वजह से अपने यहाँ एक्सीडेंट की रेट काफ़ी हाई है दुनिया में। तो एक एस्पेक्ट तो फ्रैक्चर केस हो गया। एक दूसरा होता है कि उसमें आपकी कोई भी जो शरीर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, किसी का भी फ्रैक्चर हो सकता है। एक कमर का फ्रैक्चर भी होने से उसको एक लकवा की बीमारी हो जाती है जी। एक तो ये एक्यूट ट्रॉमा का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जिसको हम कहते हैं कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स, जिसके अंदर जैसे बैक एक बड़ा कॉमन है, गठिया की बीमारी हाथों में, और आर्थराइटिस, घुटने का जोड़ खराब होना, कूल्हे का जोड़ खराब होना, लंबर की स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से बैकएक होना, और बिकॉज अभी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, उसकी वजह से हड्डियों का कमज़ोर होना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और इसी तरह से अब आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी यंग्स में काफ़ी अच्छी बढ़ रही हैं, क्योंकि नेशन डेवलप कर रहा है, तो उसकी वजह से स्पोर्ट्स इंजरी
जिसको हम कहते हैं लिगामेंट्स की इंजरी, वो आपने सुना होगा प्लेयर्स के कई बार ये कंधे में चोट लग गई, खेलते समय घुटने में लग गई, इस तरह की लिगामेंट की इंजरी भी काफ़ी कॉमन पाई जा रही है। और अपनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की इतनी ज़्यादा है तो अपना नंबर ऑफ़ पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि आप उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर के बारे में बताया आपने अभी, फ्रैक्चर होता है, कितने प्रकार का फ्रैक्चर होता है? फ्रैक्चर बेसिकली दो तरह से कह सकते हैं कि एक तो कंपाउंड फ्रैक्चर जिसमें खून बाहर निकलना, एक क्लोज फ्रैक्चर जिसमें हड्डी के ऊपर मांस होता है, फेशिया होता है, स्किन होती है, वो सब ठीक रहती है, अंदर की तरफ ही हड्डी टूटी है और उसका खून बाहर नहीं निकला, इसको हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा होता है कंपाउंड फ्रैक्चर जिसके अंदर हड्डी का एक हिस्सा बाहर निकल जाता है, मसल को और मांसपेशियों को और स्किन को तोड़ता बाहर निकल जाता है। उससे क्या होता है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है, जो वहाँ मिट्टी भी पड़ी रहती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो दो तरह के। इसके अलावा अगर ये हड्डी का फ्रैक्चर, क्यों भी हम हड्डी को तीन भाग में डिवाइड करते हैं कि एक तो प्रॉक्सिमल पार्ट, मिडिल पार्ट और डिस्टल पार्ट, ऊपर का भाग, बीच का भाग, नीचे का भाग। ऊपर और नीचे के भाग का पार्ट जॉइंट को बनाता है, जिससे कि अपने को मूवमेंट आता है चलने का। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी को आदमी को चलते हुए देखें तो आपने देखा होगा कि उससे वो हिप्स, थाई को भी ऊपर करता है, अपने पंजे को भी ऊपर करता है, तो ये बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं तो उनमें मूवमेंट आता है। ऐसे ही तो अगर उसके पास जॉइंट के पास फ्रैक्चर होता तो उसकी ट्रीटमेंट का थोड़ा विधि अलग होता है, और अगर मिड शाफ्ट में होता तो उसकी ट्रीटमेंट की विधि थोड़ी सिंपल होती है। इसके अलावा आजकल कितने प्रकार का डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे हर आदमी की पर्सनालिटी अलग होती है, दो भाई की पर्सनालिटी अलग है, दो जुड़वा भाई की पर्सनालिटी अलग है। इसी तरह से हर फ्रैक्चर की पैटर्न बहुत अलग से अंदर होता है कि उसमें कितने टुकड़े हुए हैं, कितना बड़ा पीस है, कहाँ से कहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ, उसके साथ कितनी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर चोट लगी, ये चीज़ देखी जाती है। जी। मैं एक हड्डी को सिर्फ एक जैसे लोगों को भावना है कि हड्डी एक सूखी हुई चीज़ है, वो गलत धारणा। मैं इसको एक पेड़ का तना की तरह मानता हूँ। अगर आपने पेड़ के तने को पूरे को उसको उखाड़ के कहीं लगा दिया, उसकी जड़ें सारी कट गई, तो फिर क्या होता है कि वो पूरा सूख जाएगा। इसी तरह से ही हमें ये चीज़ देखनी होती है। एक तो नेचर में एक्सीडेंट में जितना अंदर चोट और वेसल्स टूट गई, उसकी जो ब्लड सप्लाई करती है उसकी जड़ें टूट गई, वो तो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको ऑपरेशन करते समय कितने से कम इन जड़ों को काटें जिसकी उसका जो न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई कम नहीं हो। तो इसके अलावा जो अगर एक फ्रैक्चर ऐसे भी होते हैं कि वो जोड़ के पास के नहीं होते हुए भी एक जोड़ का डिसलोकेशन हो सकता है कि एक जैसे हिप जॉइंट देख लें आप अपन, इस तरह से जॉइंट का डिसलोकेशन भी कॉमन है। जो ये हिप जॉइंट है, इसमें एक ही कटोरी जिसे कहते हैं एस्टाबुलम, और एक ही जो हेड का पार्ट है नीचे जो है उस हेड का पार्ट है। तो ये जब बाहर एक दूसरे से बाहर आ जाता है तो इसको डिसलोकेशन कहते हैं। तो इसकी वजह से इसको तुरंत रिड्यूस करना ज़रूरी होता है, जिससे इसका खून का दौरा ख़त्म नहीं हो और इसकी चाल बराबर चलती रहे। डॉक्टर साहब, आपने फ्रैक्चर के बारे में बताया, क्या हर फ्रैक्चर का इलाज प्लास्टर ही है? नहीं, अपन फ्रैक्चर के इलाज के लिए इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे अपने होटल्स होती हैं 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार जी, इसी तरह से फ्रैक्चर होते हैं। एक सिंपल फ्रैक्चर हो गया जिसमें ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है, माइनर क्रैक है, या जिसको अपन सेट करके उसको जगह पे ला सकते हैं और फिर प्लास्टर लगा सकते हैं। तो लेकिन ये ज़्यादातर जो मिडिल पार्ट जिसको मैंने बताया ना, हड्डी का जो मिडिल पार्ट होता है ना, उसके लिए अपन इसको करते हैं। लेकिन जो जॉइंट के पास का फ्रैक्चर होता है
तो अगर आपने ये जॉइंट है ना, एक तरह का बॉल बीयरिंग है, अपनी गाड़ी का बॉल बीयरिंग, तो इसमें थोड़ा बहुत भी अगर सरफेस स्मूथ नहीं होती तो जल्दी से आर्थराइटिस डेवलप होने की संभावना होती है। तो अगर ये जॉइंट का फ्रैक्चर है तो उसको हम चाहेंगे कि वो इतना अच्छा रिड्यूस हो कि वो सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए, और उसमें गैप हम चाहते हैं, जो रिकमेंडेड है कि 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो इस तरह का अगर फ्रैक्चर होगा तो फिर हमें उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मिडिल शाफ्ट के अंदर जो फ्रैक्चर है, जो काफ़ी ज़्यादा टुकड़े अस्त व्यस्त हो गए, तो जब हड्डी तभी जुड़ती है जब वो पास पास हो, दूसरा एक दूसरे से कांटेक्ट हो, दूसरा एक उसकी ब्लड सप्लाई ठीक हो, तीसरी चीज़ ये है कि उसको ये जो नेचर जोड़ रही है उस समय उसको हम थोड़ा सपोर्ट दे दें, जिससे कि वो नेचर उसको जोड़ने में मददगार हो। अगर ये हड्डी अपन टुकड़े जो पास पास नहीं ला सकते, बहुत इधर उधर बिखरे हुए कांटेक्ट में नहीं है, तो उसमें हमें ऑपरेशन की कई बार ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया प्लास्टर कब चढ़ाया जाता है। प्लास्टर के बारे में और जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं, प्लास्टर कितने प्रकार का होता है और कब कब ये चढ़ाया जाता है प्लास्टर? देखो, एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टर होता है जी, और आजकल सिंथेटिक भी आने लग गए। लेकिन एक्यूट ट्रॉमा जो होता है ना, चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कि वो सूजन आती है, तो उसमें ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला ही पुराना जो पद्धति है वो ही अच्छी रहती है। उसमें हम 2 तरह के प्लास्टर कह सकते हैं। एक तो जिसको हम स्लैब बोलते हैं, SLAB स्लैब बोलते हैं, जिसको हम पीछे की तरफ कोई भी जॉइंट पे, सपोज यहाँ का फ्रैक्चर है तो उसमें पीछे की तरफ इधर से इधर सपोर्ट दे देते हैं जी। जैसे ही अपन सपोर्ट दे देते हैं, इससे पेन काफ़ी कम हो जाता है। मैं तो ये कहूँगा कि प्लास्टर ऑर्थोपेडिक्स में एज ए पेन किलर, बड़ा पेन किलर का काम करता है। आपने देखा होगा जब भी कोई किसी के फ्रैक्चर हुआ होगा, या अपने से रिलेटिव के या किसी के, तब भी वो आपने देखा होगा कि वो पाँव बिल्कुल सपोर्ट करके या फट्टों से बांध के लेके आते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट कम हो जाता है तो उसको दर्द कम होता है जी। और जैसे ही उसको हटाते हैं तो मूवमेंट, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो प्लास्टर में बहुत पेन होगा। तो शुरू में तो अपने को कच्चा ही प्लास्टर बांधना चाहिए। उसके बाद जब अगर आपको हड्डी सेट करनी है, सूजन कम हो गई, तो हम इसको पक्का प्लास्टर, जिसको क्या एक पक्का प्लास्टर बोलते हैं। स्लैब को जनरल भाषा में कच्चा प्लास्टर हो गया, और पक्के प्लास्टर जिसको हम पूरा प्लास्टर लगाते हैं उसको कहते हैं। इसी तरह से सिंथेटिक कास्ट होता है। सिंथेटिक कास्ट तो यूजुअली बाद में लगाना चाहिए, जब उसकी सूजन ख़त्म हो जाए उस समय ठीक रहता है, क्योंकि वो आसानी से कटता नहीं है। उसके लिए स्पेशल काटने की मशीन होती है। तो अगर मरीज़ के पीछे घर जाने के बाद और वो थोड़ा दूर का है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है उसके पास, अगर वो उसकी मशीन काटने की नहीं है तो, और अगर सूजन आ गई तो खून का दौरा भी ख़त्म होने का डर रहता है। जी डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो उसका आप इलाज करते हैं, प्लास्टर बांध के इलाज करते हैं, अपने ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर ये जानना चाहूँगा मैं कि क्या जो हड्डी टूट जाती है वो इलाज के बाद अपने मूल स्वरूप में आ जाती है? क्या उतनी मजबूती उसे फिर मिल पाती है जितनी पहले थी? हाँ बिल्कुल, उसको इतनी मजबूत इसमें समय लगता है। जिसको हम पहले कहते हैं कि सॉफ्ट कैलस बनता है, फिर हार्ड कैलस बनता है, उसके बाद उसकी बोन रीमॉडलिंग होती है। अगर वो हड्डी ठीक तरीके से जुड़ गई तो उसमें स्ट्रेंथ जो नॉर्मल हड्डी से भी ज़्यादा आ जाती है। अगर वो हड्डी, जैसे हम कहते हैं कि हड्डी का 3-4 कॉर्टेक्स होते हैं जुड़ने की, जुड़ने के लिए हम देखते हैं कम से कम 2 कॉर्टेक्स पे अच्छी सपोर्ट मिल जाए, ब्रिजिंग हो जाए, कैलस जुड़ जाए तो सही माना जाता है। और अगर फिर इसको धीरे धीरे टाइम लगता है, चारों तरफ पूरा हड्डी बन जाए, और फिर उसके बाद रीमॉडलिंग होती है हड्डी की, तो वो हड्डी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं तो ज़रूर हम कह देंगे कि वो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो लेकिन स्ट्रेंथ आने में टाइम लगता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आया कि फ्रैक्चर से लकवा भी हो जाता है।
हाँ, जैसे अब कमर का अगर फ्रैक्चर हो, जिसके को हम फ्रैक्चर वर्टिब्रा बोलते हैं, जिसे आप ये देखें कि ये छल्ले भी, देसी भाषा में छल्ले भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी 33 वर्टिब्राज होती हैं। हाँ, तो ये अगर आगे इसके बीच में जो जाती है वो नर्व्स जा रही हैं, जो आपको दिखेगा, ये नर्व्स जा रही हैं, तो और ये नर्व्स निकल रही हैं। तो अगर ये हड्डी आगे पीछे से खिसक जाती है तो उसकी वजह से ये जो पीली जो आपको दिख रहा है वो नस कट जाती है, तो उससे लकवे का डर रहता है। डॉक्टर साहब, हड्डी कमज़ोर होने के मामले काफ़ी सामने आ रहे हैं इन दिनों। क्या कारण है, किस वजह से इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है? क्या किसी तरह के खान पान में बदलाव की ज़रूरत है? हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। आजकल हड्डी का कमज़ोर पाना बहुत कॉमन पाया गया है। पहले के ज़माने में तो अपन इसको दो कैटेगरी बांधे, एक सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, वो एजिंग प्रोसेस था, और अब तो यंग एज में भी काफ़ी कमज़ोर पाया गया, क्योंकि उसका कारण है कि हड्डियाँ में स्ट्रेंथ तकरीबन 25-30 साल में आती है। वो स्ट्रेंथ जब भी आएगी जब आप एक्टिव होंगे, स्पोर्ट्स में हार्ड वर्क करेंगे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। आजकल क्या है कि हार्ड वर्क तो ख़त्म हो गया। पहले लोग बाग खेतों में काम करते थे, वज़न उठाते थे, सब भारी काम करते थे, तो उसकी वजह से मसला उसमें हड्डियों में स्ट्रेंथ ज़्यादा आती थी। अब आजकल ज़्यादा क्या हो गया कि टीवी देखना, वीडियो गेम खेलना, एसी रूम में बैठना, तो उससे उसकी एक्टिविटी काफ़ी उसमें उसकी जो बॉडी मास इंडेक्स और जो बोन डेंसिटी है ना, काफ़ी जो अडल्ट का अवस्था में 25 से 30 साल की अवस्था में जो अचीव करनी चाहिए वो नहीं होती जी। और उसके बाद ये क्या होता है कि हड्डी की जो स्ट्रेंथ, जो बोन डेंसिटी ग्रेजुअली विथ एज डिक्रीज़ होती जाती है। तो अगर उस समय अपन ने इकट्ठा नहीं किया और डिक्रीज स्पीड से हो रही है तो बहुत जल्दी हड्डियों की कमज़ोर पाया गया जी। तो डॉक्टर साहब ने हमें बताया हड्डियाँ किस वजह से कमज़ोर होती हैं, किस वजह से दर्द रहता है शरीर में, फ्रैक्चर होने के बाद किस तरह से इलाज किया जाता है। मेडिटॉक्स में यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी।